हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जानेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और इसके क्या क्या कारण थे। तो राष्ट्रवाद के उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें एक शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति प्यार, स्नेह, लगाव की भावना उत्पन्न होने लगे तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। फिर से समझिए कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी व्यक्ति क्या है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बार बार नाम आएगा इस चैप्टर में, इसीलिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी व्यक्ति समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रवाद हम उसे कहते हैं जब देश के प्रति प्यार, स्नेह या भावना उत्पन्न हो, और जिस व्यक्ति के अंदर ये सब भावनाएं उत्पन्न होती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की भावना जो उत्पन्न हुई वो फ्रांस के लोगों में हुई। फ्रांस में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। कब? 1789 ईस्वी में। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद उदय होने का कुछ कारण थे। फ्रांस में एक राजवंश का शासन था, बुर्बो राजवंश, जिसके राजा का नाम लुई 16वां था, जो अत्यधिक निरंकुश एवं तानाशाह राजा था। वो ना तो किसी की बात सुनता था और जो मन में आता था वो अपने मन से करता था। निरंकुश का मतलब होता है, निरंकुश निरंकुश का मतलब ये होता है जिस पर कोई अंकुश ना, जिस पर कोई लगाव ना, मतलब जो किसी का ना सुने उसे निरंकुश कहते हैं। जो उसके मन में आता है वही करता है, उसे निरंकुश कहते हैं। तो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो बहुत ही निरंकुश एवं तानाशाह राजा था। वह लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। तो लोगों ने उससे तंग आकर, उसके अत्याचार से तंग आकर 1789 में क्रांति कर दी। लुई 16वां के विरुद्ध लोगों ने क्रांति कर दिया और लोग उससे राज को छीन लिए और खुद शासन करने लगे। जब अब सत्ता जो था वो जनता के हाथ में था, लोग खुद शासन करने लगे। लेकिन जब लुई 16वां से जब क्रांति करने जा रहे थे तो इन्होंने कुछ कार्य किया। अकेले तो राजा से लड़ना संभव नहीं, तो लोगों जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ कार्य किया। सबसे पहले उन्होंने समूह बनाना स्टार्ट किया। समूह बनाए, किसी के विरुद्ध लड़ना है तो पहले एकजुट होना जरूरी है। तो लोगों ने समूह बनाया। सबसे पहले लोगों को भड़काया, एकजुट करने के लिए भड़काया। बोला कि ये हमारी पितृभूमि है, ये जो धरती है हमारे दादा परदादा की धरती है, इस पर हमारा हक है, ना कि राजा का। हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। लोगों को भड़काया, लोगों को लगा सच है, ये हमारी धरती है, ना कि किसी राजा की। लोग समूह में बनने लगे। लोगों ने अपना एक नया संविधान बनाया जिसमें सबको समान अधिकार दिया। बोला कि सब समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। लोगों ने पहले जो राजा था उसका एक स्टेटस जनरल नाम का
एक संस्थान था जहाँ राजा के आदमी बैठते थे। राजा के आदमी राजा की तरफ पक्ष ही लेते थे। लोग अगर सही भी रहते थे तो उसे गलत समझा बताते थे, और राजा गलत भी रहते थे तो उसे अच्छा बताते थे। स्टेटस जनरल को हटाकर इन्होंने एक नया अपना भवन बनाया, जिसे नेशनल असेंबली नाम दिया। नेशनल असेंबली में लोगों के द्वारा चुने गए लोग गए और लोगों का कार्य किया, और लोगों ने फ्रेंच भाषा बोलना स्टार्ट किया। लोगों को बोला कि फ्रेंच भाषा बोलो। क्यों? कि फ्रेंच भाषा बोलने से, अगर सब फ्रेंच भाषा बोलेंगे तो इससे अपनापन का एहसास होगा, और इससे लगेगा कि हम सब भाई भाई हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं विदेश गए घूमने के लिए, वहाँ अगर आपके जाति के, आपके धर्म के, आपके जैसा भाषा बोलने वाले लोग मिल जाए तो उससे अपनापन बढ़ जाता है, लगता है ये हमारे जैसा ही आदमी है। तो बस ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रवादी व्यक्ति ने फ्रेंच भाषा बोलना स्टार्ट कर दी कि फ्रेंच भाषा बोलने से इससे अपनापन का एहसास होता है कि लोग अपना है। ये तो क्रांति के दौरान जब राजा के विरुद्ध जब क्रांति करने जा रहे थे तो इतना काम किया उन्होंने। जब क्रांति कर लिए, लुई सलामा को हराकर इन्होंने अपने साथ में सत्ता को कब्जा कर लिया, तो उसके बाद क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया कि प्रशासन जो था राजा की तरफ था, वो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। उसमें सुधार किया कि नहीं, जो सही है उसको सही करो, जो गलत है उसको गलत करो। तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया। दूसरा कार्य किया, नाप तोल की नई पद्धति लाए। पहले क्या था कि अगर कहीं जगह किसी वस्तु को नापा जाए, अगर 1 kg है तो दूसरी जगह नापा जाता था तो वो 3 किलो हो जाता था, तो ऐसे में गड़बड़ होता था। तो नाप तोल की एक सही पद्धति लाई। तीसरा, आंतरिक आयात और निर्यात कर को समाप्त कर दिया। आंतरिक आयात और निर्यात कर क्या है? आंतरिक आयात और निर्यात, जब कोई व्यक्ति, जो व्यापारी हुआ करते थे, वो जब कोई वस्तु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, या मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य बेचने जाते थे, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, बहुत भारी टैक्स देना पड़ता था, जिनसे वस्तुओं का दाम दुगना बढ़ जाता था। इससे लोगों को खरीदने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो जो आंतरिक आयात और निर्यात कर था, उसने एक क्रांतिकारी व्यक्तियों ने जिनके पास सत्ता था, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। और एक जो था आंतरिक आयात और निर्यात कर को समाप्त किए। उसके बाद जो इतना करने के बाद भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जो थे, इतना करने के बाद भी राष्ट्रवादी व्यक्ति खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ हम फ्रांस ही नहीं, निरंकुश राजा से सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। इन्हें लगता था, राष्ट्रवादी व्यक्तियों को ये लगता था कि सिर्फ फ्रांस ही नहीं निरंकुश राजा से मुक्त हो, बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी निरंकुश राजा से मुक्त हो जाए। इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में भी निरंकुश राजा से मुक्ति दिलवाने के लिए लड़ाई करना स्टार्ट किया। लेकिन इनके विरुद्ध 2 देश थे जो राजा की तरफ से लड़ने आ गए, ऑस्ट्रिया और पर्सा। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया जो बैट बॉल खेलता है वो नहीं, ऑस्ट्रिया और पर्सा ने राजा की तरफ से लड़ाई करना स्टार्ट किया। तो लोग जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, इन्होंने एक गाना गाते थे। जब युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो ये सब मिलकर एक गाना गाते थे, जो गाना का नाम था मर्सिले। ये गाना का नाम क्या था? मर्सिले। मर्सिले गाना था। इस गाना को जब गाते थे तो उनमें लड़ने की क्षमता बढ़ जाती थी।
उन्हें लगता था कि अब लड़ सकते हैं, अब उन्हें कोई डर नहीं। ये गाना सुनने के बाद जब गाना वो सुन लेते थे तो उन्हें लगता था कि अब हमारे सामने कोई भी आ जाए तो हम उसे लड़ सकते हैं। उन्होंने लड़ाई स्टार्ट किया और नेपोलियन जब फ्रांस आया था तो नेपोलियन के साथ जितने भी सैनिक आए थे, और नेपोलियन ने फ्रांस में भी कुछ सैनिक बनाए थे और उनके साथ वो जाकर सभी देशों से लड़ने लगे। जहाँ जहाँ ये सब इनके सैनिक और नेपोलियन जा रहे थे वहाँ वहाँ राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी। तो समझ में आ गया कि फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था। अब जानते हैं कि नेपोलियन का आगमन कैसे हुआ, नेपोलियन किस प्रकार से सत्ता में आया। नेपोलियन 1799 ईस्वी में फ्रांस के एक जिला, मान लीजिए जिला तो होता ना, मतलब अभी के अथी में जिला मान लीजिए कि फ्रांस में जब नेपोलियन आया तो वो एक जिला के डायरेक्टरी का सत्ता समाप्त करके उस पर अपना सत्ता कब्जा कर लिया। जब 1799 में उसने एक डायरेक्टरी का सत्ता कब्जा कर लिया, 1804 आते आते ये पूरे फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन जो था वो 1804 आते आते वो पूरे फ्रांस का सम्राट बन गया। और सम्राट बनते ही 1804 ही में उसने नेपोलियन संहिता लागू की। नेपोलियन संहिता में जो फ्रांस में कानून होने चाहिए थे वो सब बताया था। और जब जैसे ही सम्राट बना नेपोलियन, फ्रांस का जैसे ही सम्राट बना, उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट किया, उसमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने स्टार्ट की। जहाँ जहाँ यह जाता था अपना तरफ से शासन लागू करता था, अपनी ओर से शासन लागू करता था। शुरू में नेपोलियन का तो नेपोलियन और इनके सैनिकों का बहुत ज़्यादा स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे ये जो स्वागत था दुश्मनी में बदलने लगा। क्योंकि नेपोलियन जाता था तो ये अपनी तरह से शासन करता था और अधिक से अधिक कर लेता था। तो उन्हें जहाँ जहाँ ये शासन करने जाया करता था वहाँ वहाँ राजवंशों को हटाकर ये अपना शासन लागू कर देता था। तो ये शासन लागू करता था लेकिन राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करता था, बढ़ाता था कि आदमी को राष्ट्रवाद होना चाहिए, अपने देश के प्रति लगाव होना चाहिए आदमी को। राष्ट्रवाद के फैलाव में नेपोलियन ने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे। नेपोलियन ने जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था, जिसे जन्म से जो अधिकार होता था उसे समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था होता है उसे समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या होता है कि बड़े बड़े लोगों के पास बहुत सारे खेत हुआ करते थे। वो जो क्या करते थे, वो छोटे किसान को दे देते थे खेती करने के लिए, और छोटे किसान मजदूरों से खेती करवाते थे दिन भर। क्या करते, उनका भी मजबूरी था, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। तो यही जो व्यवस्था है उसे सामंती व्यवस्था कहते थे। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। आने जाने में लोगों को कठिनाइयाँ होती थी, व्यापार करने में कठिनाइयाँ होती थी, उसे समाप्त किया। और एक मुद्रा लाया, एक पैसा। उन्हें लगता था कि आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे पैसे चलते थे, कहीं कुछ और कहीं कुछ, तो इससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसीलिए वो एक पैसा लाए जिससे व्यापारिक वाणिज्य में
आर्थिक सुधार हुआ और जिससे फ्रांस और उसके आसपास के क्षेत्र राष्ट्रवाद में उत्पन्न हुए। तो हमने इस वीडियो में देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय करने में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का क्या क्या योगदान था, किस तरह से ये यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर रहे थे। इसके आगे अगले वीडियो में जानेंगे हम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।